तो अमी बोलছি যে मेरा पैसा कहाँ गया, क्योंकि मैं तो आपके पास फोन ठीक करने के लिए आई थी, मेरा पैसा क्यों कटा? ये है वेस्ट बंगाल के रहने वाली एक दीदी। इनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो आप सोच भी नहीं सकते। আমার টোটাল 99,500 টাকা फ्रॉड है, साइबर फ्रॉड है। और मेरे उम्र से ये थोड़ी बड़ी है, इस हिसाब से मैं इनको दीदी कह रहा हूँ। इनके साथ एक ऐसा स्कैम हुआ है जो मोस्ट प्रोबेबली आपके साथ भी हो सकता है। প্রথমে 95,000 টাকা কাটে, তারপর হচ্ছে 4,500 টাকা। एंड ये स्कैम इतना कॉमन है, आप सोच भी नहीं सकते। बाकी स्कैम क्या है, कैसे आप इससे बच सकते हो, एंड अगर आप स्कैम पर फंस गए हो तो आपको तुरंत क्या चीजें करनी है, इस वीडियो पर पूरी डिटेल्स मिलेगी, तो वीडियो को ध्यान से देखना। तो हुआ कुछ ऐसा, दीदी के साथ ये घटना हुई 2 अक्टूबर यानी कि दशहरे के दिन। और आपको पता है वेस्ट बंगाल के कोलकाता में दुर्गा पूजा ज्यादातर मनाई जाती है, उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ। एंड मैं यहाँ पर इनका एड्रेस वगैरह शो नहीं करूंगा क्योंकि वो थोड़ा प्राइवेसी इशू हो सकता है, बट इसी के करीब में ही ये सभी चीजें हुई। पहले इनके 95,000 कटे, उसके बाद 4,500 इनके बैंक अकाउंट से तुरंत कट जाते हैं। और जिस अकाउंट पर ये ट्रांसफर होते हैं, यहाँ पर एक फीमेल का नेम आता है, बट एक्चुअली बाद में पता चला कि ये फीमेल नहीं था, ये कोई मेल ही था। अभी यहाँ पर 1 अक्टूबर को इनका जो पेमेंट है वो क्रेडिट हुआ था इनके अकाउंट पर। पूजा उत्सव चलते समय बैंक्स वगैरह हॉलीडेज पर थे, इसके वजह से इनको पैसे निकालने की चांस नहीं मिली। इनके अकाउंट पर बैलेंस था 1,12,059 रुपीज के करीब। उसी दिन जब वो बाहर जाती है दुर्गा पूजा उत्सव मनाने के लिए अपने दोस्तों के साथ, तभी वो एक मॉल में घुसते हैं। वहां पर जाके वो कुछ चीजें देखते हैं, उनमें से iPhone 17 भी था। एंड जब वो अपने स्मार्टफोन के साथ उसे कंपेयर कर रहे थे उस मॉल के अंदर, तो उन्हें पता चलता है अपने दोस्तों एंड जो मॉल वाले ओनर थे उनके पास से कि उनका जो ब्राइटनेस है वो उस पे थोड़ा इशू है। एंड उनके पास जो स्मार्टफोन था वो था iPhone 13, और दीदी के हिसाब से ये iPhone 13 लगभग 1 साल पुराना ही है। तो इस वजह से उनके दोस्तों एंड साथ में यहाँ पर जो स्टोर ओनर थे वो भी कह रहे थे कि नहीं, यहाँ पर iPhone 13 का इतना ब्राइटनेस इशू आपको नहीं देखने को मिल सकता, क्योंकि उनके स्मार्टफोन पर कुछ ज्यादा ही ब्राइटनेस इशू मिल रहे थे, यानी कि ब्राइटनेस वो उतना नहीं शो कर रहा था जितना उसे शो करना चाहिए। तो जब उन्हें ये प्रॉब्लमेटिक लगा, स्टोर वालों ने कहा कि नहीं, आप यहाँ पर एप्पल के सर्विस सेंटर पर जाके वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो कि आपका प्रॉब्लम क्या है। तो उसके दूसरे ही दिन जब वो सुबह उठे, हॉलीडे चल रहा था, इसके वजह से ऑफिस वगैरह की भी छुट्टी थी, इस वजह से ये दीदी गूगल पर गए, उसके बाद सर्च किया नियर बाय सर्विस सेंटर, तो उन्हें ये वाला एप्पल सर्विस सेंटर मिला। एंड यहाँ पर एक नंबर भी शो हो रहा था जिन पर इन्होंने कॉल किया। और आप अगर अच्छे से लोकेशन को देखते हो तो यहाँ पर कोलकाता के साइड में ही ये चीजें दिख रही है। एंड यहाँ पर नंबर वगैरह भी शो हो रहा है। यहाँ पर 3.2 का रेटिंग है एंड 77 यहाँ पर रिव्यूज पड़े हुए हैं। अब ये देखने में काफी तक ओरिजिनल लगता है, क्योंकि भाई अब गूगल पर आप अगर सर्च कर रहे हो एप्पल सर्विस सेंटर, तो काफी तक ये सभी चीजें अगर आपके सामने आती है तो आपको ट्रस्ट भी हो जाता है। उसके बाद उन्होंने कॉल किया इस नंबर पर। कॉल करने के बाद उन्हें पता चला नहीं, सर्विस सेंटर अभी बंद है, बट वो ऑफलाइन भी ये सर्विस देते, यानी कि ऑनलाइन पर। इस वजह से उनके व्हाट्सअप नंबर को लिया गया, उसके बाद व्हाट्सअप पर उन्हें मैसेज कर दिया गया। तो व्हाट्सअप पर उन्हें स्क्रीन शेयर ऑप्शन भी ऑन करने को कहा गया, क्योंकि अब प्रॉब्लम उन्हें सही से पता नहीं चल रहा था, मे बी उन्होंने ऐसा कहा हो, बट उनको स्क्रीन शेयर ऑन करने के लिए मजबूर किया गया। एंड दीदी को पता भी नहीं था कि भाई स्क्रीन शेयर क्या है एंड स्क्रीन शेयर से कैसे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, जो कि इस केस में हुआ है। और एक बार यहाँ पर जिस व्हाट्सअप नंबर से उन्हें मैसेज किया गया, ये व्हाट्सअप नंबर आपको देख के लगेगा कि भाई ओरिजिनल है, क्योंकि यहाँ पर एप्पल सर्विस सेंटर का लोगो भी है, साथ में यहाँ पर आईफोन्स वगैरह लिखे भी हुए हैं। एंड उन्होंने कहा कि उन्होंने ट्रू कॉलर पर भी चेक किया था, वहां पर भी आईफोन शो कर रहा था। तो काफी तक उन्हें उतना महसूस नहीं हुआ कि नहीं, उनके साथ स्कैम होने जा रहा है, बट ये फेक है। और ये सभी देख के कोई भी धोखा खा सकता है। मुझे भी पहले तो मालूम नहीं चल रहा था कि भाई इस तरह के स्कैम होते हैं, बट बाद में जब पता चला कि ऐसे ऐसे स्कैम भी होते हैं तो आप भी हैरान हो जाओगे। फिर उन्हें दूसरे किसी व्हाट्सएप नंबर से मैसेज किया जाता है उनके प्रॉब्लम, जो भी उनका प्रॉब्लम है उसको वीडियो रिकॉर्ड करके सेंड करने के लिए। वैसे दीदी ने वैसा ही किया, वीडियो को रिकॉर्ड किया एंड साथ में सेंड भी कर दिया। और वीडियो कॉल एंड स्क्रीन शेयर करते करते उनके लगभग 1 घंटे बीत चुके थे उनके प्रॉब्लम से रिलेटेड बातचीत करने में। फिर सामने वाला बंदा पूछता है कि आपने स्मार्टफोन कहाँ से लिया। दीदी ने बताया कि नहीं, मैंने ये स्मार्टफोन अमेजोन से लिया है, सेल पर उन्होंने लिया था कार्ड वगैरह अप्लाई करने के बाद। फिर यहाँ पर मुझे ये चीज समझ में नहीं आती जो जो इस सामने वाले बंदे ने कहा दीदी से। पहली बात, अमेजोन पर जाके उन्हें कैमरा ऑन करने के लिए कहा गया, फिर उनका जो डेबिट कार्ड है उसका स्कैनिंग करने के लिए कहा गया। अब अमेजोन पर तो डायरेक्ट स्कैनिंग नहीं होता डेबिट कार्ड का, बट दीदी ने कहा कि भाई नहीं, ये डेबिट कार्ड स्कैनिंग नहीं हो रहा। बट यहाँ पर जो हैकर है उनका मेन मोटिव था उस कार्ड का नंबर को स्क्रीनशॉट करना या फिर देखना कि कार्ड का नंबर क्या है। वैसे कैमरा एक्सेस देने के बाद जो स्क्रीन शेयर था
उसमें तो देखने को मिलता कि नहीं भाई ये कार्ड नंबर है और यहाँ से ही गलती शुरू हुई। फिर उन्हें बताया गया कि नहीं कोई और प्रॉब्लम होगा, इस वजह से उनको एक एप्लीकेशन भेजा गया व्हाट्सएप पर। एंड ये एप्लीकेशन के नीचे भी देख सकते हो यहाँ पर एप्पल सर्विस लिखा हुआ है, तो काफी तक लोगों को ज्यादा ट्रस्ट हो जाता है, नहीं भाई एप्पल सर्विस सेंटर ही है। दीदी ने कुछ वैसा ही किया, जैसे जैसे वो कहते गए वैसे वैसे उन्होंने किया। फिर एपीके फाइल को इंस्टॉल करा इस दीदी ने। और एक बात, दीदी को पता था कि नहीं ये रिस्की हो सकता है। उन्होंने कहा कि मनोज देखा, उन्होंने वीडियो देखा था, बट उन्हें ऐसा महसूस नहीं हुआ ये सभी चीज़ें करते हुए, क्योंकि इतना ट्रस्ट एंड इतना वो अच्छे तरीके से स्कैम कर रहे थे। वो कह सकते हो कि देखने वालों को सामने से भी लग जाएगी नहीं भाई एप्पल सर्विस सेंटर से ऑफिशियल है। एंड यहाँ पर उनके सामने चीज़ें ऐसे रिप्रेजेंट की गई कि नहीं उनको एप्पल ऑफिशियली सर्विस दे रहा है। और मैं अगर एज अ नॉर्मल बंदा भी देखता हूँ, मैं अगर फर्स्ट टाइम आईफोन लेता हूँ तो ये सभी चीज़ें मुझे पता नहीं होती एंड आपको भी नहीं पता चलती, एंड आप भी इस तरीके से कुछ एक्सेस दे देते हो एंड इस स्कैम में फंस जाते हो। और मैं सच में बता रहा हूँ, नॉर्मल बंदा इसे समझ में ही नहीं पाएगा, जब स्कैम हो जाएगा तब उसे समझ आएगा। ऐप इंस्टॉल करने के बाद दूसरी और एक चीज इंस्ट्रक्शन उन्हें दी जाती है। सामने वाला बंदा कहता है कि आप अपना बैलेंस चेक कर लो, बाद में हमें ना बताना कि हमने आपका पैसा कट कर लिया। ओके, एंड यही पर ही सबसे बड़ी गलती हुई। अगर ये चीज नहीं होती तो आई थिंक पैसे नहीं कटते, क्योंकि जब वो गए एंड उन्होंने नोटिस नहीं किया था, उनका स्क्रीन शेयर व्हाट्सएप का ऑन था एंड बैलेंस चेक करने के लिए तो उन्होंने फोन पे यूज किया था। फोन पे पर जाके जब उन्होंने पिन डाला एंड वही चीजें, तो स्क्रीन शेयर ऑन होने की वजह से सामने वाला बंदे ने उस जो पिन है उसको देख लिया था एंड वहां पर ही उसके बाद प्रॉब्लम आया। ओके, तो ऐप इंस्टॉल करने के बाद जो एपीके फाइल उन्होंने भेजा था, वो एपीके फाइल इंस्टॉल करने के बाद फोन ऑटोमेटिक से 5 मिनट तक शट डाउन रहता है। और वो बताते हैं कि नहीं बैकग्राउंड पे नोटिफिकेशन आने की उन्होंने आवाज भी सुनी, बट उन्होंने उसे इग्नोर कर दिया। बट आफ्टर 5 मिनट्स जब वो स्मार्टफोन को ऑन करते हैं तो उन्हें 2 मैसेज देखने को मिलता है। ফোনটা আমি যখন খুললো, ফোনটা খোলার পর আমি দুটো মেসেজ দেখতে পাই। একটা হচ্ছে আমার ব্যাংকের থেকে, যে আমার ব্যাংক থেকে দুটো পেমেন্ট কাটা হয়, একটা হচ্ছে 95,000 আর একটা হচ্ছে 4,500। इसका मतलब इन दीदी ने कहा कि यहाँ पर उनके अकाउंट से पहला ट्रांजैक्शन 95,000 का हुआ है एंड दूसरा ट्रांजैक्शन 4,500 का। बाकी दीदी के मुताबिक उन्होंने 4 साल तक काम किया 9,000 सैलरी लेके, अपने शादी के सपने बुनाए हुए, कि उनका फैमिली परिस्थिति कुछ वैसा नहीं था कि भाई उन्हें ज्यादा मिल सकता था, तो इस वजह से उन्होंने मेहनत करके ये पैसे जमाए हुए थे। बट भाई मुझे गुस्सा आता है उन लोगों के ऊपर जो इस पैसे को भी लूटना चाहते हैं। बाकी इसके बाद उन्होंने नहीं कहा वीडियो पर कि क्या हुआ क्या नहीं, बट ये सभी चीजें करते करते उनको 30 अक्टूबर तक लग गए थे। अभी ये जो वीडियो है वो 22 मिनट के करीब ही है, इससे ज्यादा मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली इसके बाद क्या हुआ उनके साथ, क्या उन्हें रिफंड मिला या नहीं, वो सभी चीजें तो आगे जाके पता चलेगा। बट अभी अगर हम बात करें आप इससे कैसे बच सकते हो, पहली बात, गूगल पर सर्विस सेंटर अगर शो होता है आपको, आप भी अगर ऑनलाइन पर जाके गूगल सर्विस सेंटर सर्च करते हो किसी भी फोन ब्रांड का, तो डायरेक्टली एज अ कॉल मत करो, ठीक है। उसके जगह पे आप उस ब्रांड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, वहां पर ही सर्विस सेंटर के लिस्ट दिए जाते हैं एंड वहां से अगर जो आपको नंबर मिलता है उस पर कॉल करो, ठीक है। और किसी भी अननोन पर्सन को अपना स्क्रीन शेयर, रिमोट कंट्रोल, ये सभी चीजों को एक्सेस मत दो, या फिर कोई भी अननोन बंदा कोई भी एपीके फाइल इंस्टॉल करवाने के लिए कहता है तो वो भी मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर दूसरी, बैंक से रिलेटेड पिन, ओटीपी, कार्ड नंबर, यूपीआई आईडी या पासवर्ड किसी से भी शेयर मत करना। जब कोई भी रिफंड एंड वेरिफिकेशन के नाम पे आपको लिंक क्लिक करवाने के लिए कहता है वो भी मत करो, उसे इग्नोर करो, ब्लॉक करो या रिपोर्ट कर दो। आपके मोबाइल के जीमेल पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन जरूर ऑन होना चाहिए। इन दीदी के केस में एक चीज उन्होंने नोटिस करा था कि यहाँ पर उनको एक अननोन डिवाइस अपने गूगल अकाउंट लॉगिन पर देखने को मिलता है, यानी कि जब भी कोई अननोन डिवाइस आपके अकाउंट पर लॉगिन करता है तो जीमेल पर आपको नोटिफिकेशन मिलता है। इन दीदी को भी लाभा करके एक मॉडल था जिनका उन्हें नोटिफिकेशन मिला था, बट उन्होंने इग्नोर कर दिया। बट ऐसा कभी भी नहीं करना है। एप्पल सर्विस सेंटर वाले कभी भी आपके जीमेल आईडी का एक्सेस नहीं लेते। और बैंक अकाउंट में ज्यादा पैसे ना रखे, उसे एफडी में रख दें। और सबसे जरूरी, ट्रस्ट से पहले जरूर एक बार वेरीफाई कर लेना, चाहे कोई भी बंदा हो। और हम मान के चलते आपके साथ रिसेंटली स्कैम हुआ है, तो अब आपको क्या स्टेप्स करने हैं उसके बारे में सुनो। तो 1930 पर कॉल करो, ये एक साइबर हेल्पलाइन नंबर है। यहाँ पर कॉल करके अपनी प्रॉब्लम्स बताओ एंड जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कॉल करके इनको इन्फॉर्मेशन दो। जितनी जल्दी आप इन्फॉर्मेशन दोगे उतने ज्यादा चांसेस होते हैं आपके पैसे रिकवर होने के। या फिर इस cybercrime.gov.in पर जाके ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करें। यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट, ट्रांजैक्शन आईडी, कब हुआ, आपका फोन नंबर, वो सभी डिटेल्स अगर डाल दोगे, फिर वेबसाइट की तरफ से ऑफिशियली आपको सपोर्ट भी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर आपको आपके बैंक को
इन्फॉर्मेशन ज़रूर देना है। यहाँ पर इस दीदी ने भी कहा था कि उनको बैंक की तरफ से कॉल आया था जब उन्होंने इतना ट्रांज़ैक्शन किया, बट तब तक उस दीदी को पता चल चुका था कि नहीं भाई ये स्कैम हो रहा है, एंड स्कैमर ने पहले भी कहा था कि बैंक की तरफ से कॉल आएगा, वहाँ पर जो भी वो बताते हैं येस येस कर देना। बट दीदी ने नो किया क्योंकि उन्हें पता था वो ट्रांजैक्शन उनके थ्रू नहीं हुआ है। थोड़ा सा स्मार्ट मूव ये था। फिर भी यहाँ पर उन्होंने जो पहले गलती करी थी उनका तो क्या ही कहना। और यहाँ पर सबसे जरूरी बात, पुलिस स्टेशन या फिर साइबर सेल में एक एफआईआर जरूर से दर्ज करना, एंड एफआईआर का कॉपी भी आपके पास होना चाहिए। वो एक लीगल प्रूफ होता है। और जब भी कभी भी आपके साथ ऐसा कोई नोटिफिकेशन वाला आता है कि नहीं अननोन डिवाइस लॉगिन, आपको नोटिफिकेशन मिलता है तो तुरंत अपना आईडी पासवर्ड चेंज कर दे, हो सके तो अपने स्मार्टफोन को रीसेट कर दे। और जब आपके साथ ये स्कैम हो रहा हो या फिर हो गया है तो ज़रूर से वहाँ पर इंटरनेट एक्सेस को बंद कर देना, या फिर तुरंत हो सके तो फ़ोन को रीस्टार्ट ही कर देना, एंड आईडी पासवर्ड सेव करके रख लेना। ओके, और रीस्टार्ट करने से पहले आपका जो भी डॉक्यूमेंट है या फिर आपके जो प्रूफ है उन्हें सेफली किसी अलग जगह में स्टोर करना, क्योंकि वो बाद में जाके बहुत काम आएंगे आपके साथ। जैसे कि कब स्कैम हुआ, जैसे कि इस दीदी के केस में इन्होंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ था, कॉल रिकॉर्डिंग्स इनके पास थे, वीडियो भी था, तो उस वजह से इन्हें थोड़ा ज्यादा ही हेल्प मिल सकता है। बट आपके केस में भी हो सकता है कि आपको इतना ट्रस्टी लगा कि आपने कुछ ऐसा किया ही नहीं। तो आई होप ये स्कैम के बारे में आपको पता चला। एंड ये स्कैम इतना कॉमन है कि भाई मुझे हैरानी होती है कि भाई मैं भी आराम से फंस सकता था इस जगह में। अब मेरे पास एप्पल के भी डिवाइस है, बट मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपको सर्विस सेंटर ही विजिट करना है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके उनके ऑफिशियल सर्विस सेंटर को चेक करें, या फिर आप खुद जाके अपना स्मार्टफोन चेक करें। बाकी यही वीडियो था, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर देना, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी लोगों तक जानी चाहिए। ये जो कॉमनली स्कैम हो रहा है ये बंद होना चाहिए।